गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? अगर हम इंडियन कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, किस किस स्टेजेस से पास ऑन हुआ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेज आती है पैलियोलिथिक कल्चर, फिर आती है मेसोलिथिक कल्चर, ठीक है, नियोलिथिक कल्चर आती है, ठीक है। तो एक रॉबर्ट ब्रूस फुटर थे, उन्होंने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल एस्टेब्लिश किया इंडिया में। तो पलवरम है एक जगह चेन्नई में, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो है वो एस्टेब्लिश किया। तो डिफरेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे अलग अलग टूल्स मिले, जैसे डिडवाना है, देन मेहरगढ़ है, सोन वैली है, भीमबेटका है, सोन वैली है, भीमबेटका है, डिडवाना है, कुलियाना है, मद्रासियन कल्चर है, ठीक है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर आता है जिसमें निवासिन कल्चर है, अपर पैलियोलिथिक कल्चर आता है, ठीक है, जिसमें बेलन वैली है, बेलन वैली है, भीमबेटका है, रेनीगुंटा है, मुंचलता मुचलता चिंतामणि गवी है। उसके बाद मेसोलिथिक कल्चर की बात करें, अगोर है, बगोर है, देन तिलवाड़ा है, देन लंजनाथ है, ठीक है, बगौर तिलवाड़ा लंजनाथ है। उसके बाद भीमबेटका है, चुपानी मेंडो है, मुरहाना पहाड़ है, सराय नहरराई है, ओके। देन उसके बाद आता है मेसोलिथिक कल्चर हो गया। मेसोलिथिक कल्चर के बाद हमारा आता है न्यूलिथिक कल्चर है। न्यूलिथिक कल्चर में डिफरेंट साइट्स हैं, तो जिसमें हम बात करते हैं, बुर्जुगोम है, कोल्डी हवा बेलन वैली है ना, बिराना है, मेहरगढ़ है, ठीक है, डाउजोली हेडिंग है, चिराड है। उसके बाद कैलकुलिथिक कल्चर आता है, कैलकुलिथिक एज आती है, स्टोन कॉपर एज है, आहार, मालवा कल्चर है, कायस्था कल्चर है, कॉपर हौर कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, पांडु कल्चर बैमामात कल्चर है, जोरवे कल्चर है ना। तो कैलकुलिथिक साइट्स, ब्रोंज है, ब्रोंज एज है। आयरन एज के फीचर्स क्या है? आयरन पहले टूल्स स्टोन के आए, फिर ब्रॉन्ज के टूल्स आने आए शुरू हो गए, है ना। डिडवाना कल्चर है, बगोर है, लंजनाथ है, चुपानी मैंडो है, सराय नहरराई है, डिडवाना है, भीमबेटका है, तारी तेरी साइट्स है, डाउजेली हेडिंग्स है, ओके। फिर न्यूलिथिक कल्चर आता है। न्यूलिथिक कल्चर की अगर हम बात करें तो
उसमें बड़े सारे टूल्स टेक्निक्स, व्हील का रेवोल्यूशन हुआ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज होने लगा। ठीक है। अमरी लाल है, ओ डीजी है, सोजी सिसवाल है, मेजर आईबीसी साइट्स। रिलीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट्स बड़ी सारी हैं, जैसे आती है ये लोथल है, डोलावीरा है, हरप्पन है, मोहनजोदारो है। ओके, तो डिफरेंट साइट्स हैं, इन साइट्स की एग्जीबिशन हुई है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में। तो यहाँ से पैरोलिथिक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे यहाँ पे रिमेन्स मिले हैं। ओके, टाउन प्लानिंग है, इकोनॉमी है, क्राफ्ट्स है, पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है। अब कंट्रीब्यूशन क्या है ट्राइबल कल्चर का? ट्राइबल ने मेडिसिन दी हैं, ट्राइबल ने फेस्टिवल्स दिए हैं, बहुत सारे रिचुअल्स है, वो ट्राइबल्स से ओरिजिनेट हुए हैं और फॉलो किए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। बियर्डेड मैन, ठीक है, हमें मिला है ना, टोर्सो, बियर्डेड मैन का मिला है हमें। ओके, बहुत सारे रिलीजन है, टाउन प्लानिंग है, इकोनॉमी है, क्राफ्ट्स है, लैंग्वेज है, हरप्पन सील है, पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है ना। उसके बाद पैलोलिथिक, देखो वो आते हैं शिवा पिथिकस है, रमा पिथिकस है, ये वाली खिल से इनके मिले हैं रिमेन्स, है ना। तो रिमेन्स मिले हैं इनके सिवा तो ये मायोसिन इपोज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद होमो इरेक्टस जो नर्मदा मैन है वो होमो इरेक्टस है, उसका अरुण सोलंकिया ने उसकी रिमेन्स को एक्सिवेट किया है। तो
हमें मिले क्या रिमेन्स में, बोन्स मिले हमें, अपर पार्ट ऑफ द स्कल में हमें मिला, ठीक है, जॉस मिले, टीथ्स मिले, ओके। उसके बाद सोन वैली है, ठीक है। और उसके बाद अरमापिथिकस है, शिवापिथिकस है, नर्मदा मैन है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है, ओके। तो शिवालिक हिल्स, जब हम वहां से, तो हमारा एवोल्यूशन का पता चलता है, एवोल्यूशन का, टूल्स का पता चलता है ना। टूल इंडस्ट्री भी है। टूल कौन कौन से थे, स्टोन टूल्स थे, बड़े टूल्स थे, फिर फ्लेक्स टूल्स आ गए, है ना, फिर और टूल्स जो है वो आ गए, ठीक है, माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन इन्होंने की शुरू, डोमेस्टिकेशन शुरू की, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन शुरू की। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जिसमें न्यू सोन वैली है, भीमबेटका है, टिटवाना है। तो बगोर है, लंजनाथ है, तलवाड़ा है, निवासिन कल्चर है, बेलन वैली है, बगोर, तिलवाड़ा, लंजनाथ है, मुरहाना पहाड़, चुपानी मैंडो, ओके। तो ये इथनो आर्जियोलॉजी में हम पास्ट कल्चर को स्टडी करते हैं, प्रेजेंट कल्चर को स्टडी करते हैं, और पास्ट का हम फिर वो रेफरेंस निकालते हैं, ठीक है। जैसे तो इसमें हम स्टडी करते हैं इसके। तो ये कॉइन्स जो है, इथनो आर्कियोलॉजी का टर्म जो थे वो जेसी फ्यूक्स ने दिया था, ठीक है। तो स्टडी आज कंटेम्प्रेरी कल्चर को स्टडी करते हैं, और ताकि कैसे जो हमें पता लगाते हैं कि ये कल्चर का शुरुआत कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ इस कल्चर का, ठीक है, ये है इथनो आर्कियोलॉजी। अब फेसेस क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अमरीनाल है, अमरीनाल है, कोट डीजी है,
ठीक है, डिफरेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। अब फीचर्स क्या हैं इनकी, इनका रिलीजन क्या था, इनका रिलीजन उस टाइम पे ऐसा मानते हैं कि रिलीजन ही इनका जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता था। ठीक है, तो राजा थे, तो है ना, वहां पे ऐसे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं मिला हमें, बट इनके बेरियल प्रैक्टिस से हमें इनकी रिलीजियस बिलीफ का पता चलता है, बेरियल प्रैक्टिस का पता चलता है। ओके, उसके बाद आता है पहले क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग इनका ऑक्यूपेशन था। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या फार्मिंग की तरफ बढ़ गए, पैस्टोरलिज्म की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो बड़ी सारी साइट्स है वहां पे इनके रिमेन्स मिलता है। तो डोमेस्टिकेशन करते थे, तो शीप को पालते थे, गोट पालते थे, कैटल पालते थे। ओके, आदमगढ़ है, भीम बेटका है, नर्मदा मैन है। ठीक है, पैलोलिथिक है, रमापिथिकस है, शिवापिथिकस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। एच एस रिस्ले ने रेशियल की क्लासिफिकेशन दी, एच एस रिस्ले हो गया, डी एस गुहा हो गया, देन एस एस सरकार ने क्लासिफिकेशन दी। तो एच एस रिस्ले ने क्या कहा, एच एस रिस्ले ने कहा कि इंडो बड़े सारे स्ट्रेन्स हैं इंडियन इंडियन पॉपुलेशन में, है ना। तो जैसे इंडो आर्यन है ना, इंडो आर्यन, फिर ड्राविडियन, ईरानो ड्राविडियन, पैलियो ड्राविडियन, मंगोलो ड्राविडियन। ओके, पैलियो ड्राविडियन है। देन उसके बाद ये सारे स्ट्रेन्स हैं, एच एस रिस्ले ने कहा। तो ब्रॉड हेडेड लोग थे, शॉर्ट हेडेड लोग थे, ब्रॉड नोज थे, लॉन्ग नोज थे। ठीक है, गुहा की क्लासिफिकेशन आ जाती है। गुहा की क्लासिफिकेशन में, है ना, गुहा की क्लासिफिकेशन में आ जाता है नॉर्डिक है ना, प्रोटोस्टोलॉइड है। ठीक है, फिर उसके बाद मंगोलॉइड है, वेस्टर्न ब्राचियोसेफेलिक्स है। ठीक है, तो मंगोलॉइड है, तो ड्राविडियन है ना। तो उसके बाद ये प्रोटोस्टोलाइड है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन दी थी इन्होंने। सरकार की क्लासिफिकेशन आती है, उसमें उन्होंने ऐड किया मुद्री स्पीकर्स, कुछ दिए उन्होंने क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्लासिफिकेशन की तो उन्होंने कहा मुद्री स्पीकर्स दिया, क्लासिफिकेशन की, मतलब तो टर्म्स क्या क्या दी, फार ईस्टर्न्स, मुद्री स्पीकर्स, फिर स्काइथोरानियंस। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद एसएस सरकार आती है, एसएस सरकार। तो उसके बाद एसएस सरकार ने दी क्लासिफिकेशन। एस्ट्रोलॉइड आते हैं, इंडो आर्यंस आते हैं। एस्ट्रोलॉइड्स हैं। है ना। देन उसके बाद ईरानो स्काइथियंस हैं, इंडो आर्यंस हैं, मुंदरी स्पीकर्स हैं, फार ईस्टर्न्स हैं। ओके। देन मंगोलियन है। ओके। देन उसके बाद हमारे लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आते हैं इंडियन पॉपुलेशन में, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ को। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस, तो ये एलपी विद्यार्थी और बी एन राय थे। तो इन्होंने बी के राय और एलपी विद्यार्थी ने बुक लिखी थी द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। द इंडो द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, the Indo-European language family, the Dravidian language family, the Austro-Asiatic language family, then Tibeto-Chinese language family. तो कौन कौन सी ऐसे क्लासिफिकेशन आती है इंडियन लैंग्वेजेस की? इंडो यूरोपियन आती है, द्राविडियन आती है, देन तिब्बतो चाइनीज ग्रुप आता है, देन ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप आता है। उसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। तो ये जी.ए. ग्रीर से थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ किया इंडिया किया। तो उन्होंने चार क्लासिफिकेशन दी उन्होंने, जिनके नाम चार हैं। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम है, चार आश्रम हैं, और वर्णास भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, ब्रह्मचार्य है। ओके। तो उसके बाद आता है आश्रमास आगे, वर्णास आगे, कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स। देखो, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, कर्मा है, ऋणा है, रिबर्थ है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है? बेसिकली एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना। कास्ट का ओरिजिन, बड़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि कहती हैं कि कास्ट का ओरिजिन हुआ। किसी ने कहा कि कास्ट का ओरिजिन जो है वो ब्रह्मा से हुआ, है ना। तो रूल्स अलग अलग हैं। बेसिकली कास्ट जो बनी है वो दो उसके बेस दो हैं। एक तो कास्ट बनी है ऑक्यूपेशन के बेस पे, और दूसरी कास्ट बनी है आप किस परिवार में आप बर्थ लेते हो, उसके बेसिस पे कास्ट बनती है। अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा होते हो तो आपकी कास्ट पे ब्राह्मण होगी। ठीक है। तो दो ओरिजिन है। हाँ, अगर आप काम, तो उनको भी हम ब्राह्मण की कैटेगरी में डालेंगे। तो इंडिया में कास्ट बेसिकली हम मानते हैं, हम ज्यादा बर्थ के ऊपर हम कैटेगराइजेशन करते हैं, है ना। उसके बाद आता है मैकिम मेरिट है। मैकिम मेरिट ने कास्ट की स्टडी की, है ना।
ओके, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, एक रेशियल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ऑक्यूपेशन थ्योरी है, एवोल्यूशन थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी है। देखो, ट्रेडिशनल थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी है और एवोल्यूशन थ्योरी है। ओके, देन पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो ये पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि जो कास्ट जो है वो डिवाइस की है ब्राह्मण्स ने अपने आप को सोशल हायरार्की के हायर लेडर में प्लेस करने के लिए। ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी कहती है कि कास्ट की जो डेवलपमेंट हुई है वो ऑक्यूपेशन के बेस पे हुई है। उसके बाद रिलीजियस थ्योरी है। तो रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है कि रिलीजियस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो दोस हु डू यज्ञ, वो ब्राह्मण्स आ गए, है ना। जो मैसेजेस हैं इम्प्योर वर्क करते हैं वो लोअर कास्ट के आ गए। ये रिलीजियस थ्योरी का कहना है। एवोल्यूशन थ्योरी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, रेशियल थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है। ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था एम एन श्रीनिवासन ने। तो उन्होंने स्टडी की थी रामपुरा विलेज की। तो इसमें क्या होता है कि एक तो कास्ट को, जो डोमिनेंट कास्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो कंसिडरेबल होनी चाहिए। ठीक है, और उनका एक कल्टेबल लैंड हो साइजेबल अमाउंट। ठीक है, और हाई प्लेस हो उनका लोकल कास्ट हायरार्की में। डोमिनेंट कास्ट, ओके। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट के बाद आता है कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब कास्ट मोबिलिटी क्या चीज है? कास्ट मोबिलिटी होती है कि सोशल एंड कल्चरल चेंज जब आती है ना सोसाइटी में, उसको हम बोलते हैं कास्ट मोबिलिटी। संस्कृताइजेशन है, अपर कास्ट मोबिलिटी है, लोअर कास्ट मोबिलिटी है। दो तरह की मोबिलिटीज होती हैं। ये भी एम एन श्रीनिवासन ने एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद आता है व्यूज ऑन जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम की बात अगर हम करें तो अब जो है जजमानी सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी जो दिया था वो दिया था एम एन श्रीनिवासन ने, डब्ल्यू एच वाइसन ने, विलियम एच वाइसन ने दिया था कॉन्सेप्ट जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम को हम क्या मानते हैं? बैकबोन मानते हैं रूरल इकोनॉमी का और सोशल ऑर्डर का। ओके, ठीक है। तो जजमानी सिस्टम का इन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद जो सर्विसिंग, जो कास्ट जिनको हमने सर्व करते हैं उनको हम बोलते हैं जजमान। ठीक है, तो जो कास्ट सर्व करते हैं उनको बोलते हैं जजमान, और जो कास्ट सर्विसिंग कास्ट है उनको बोलते हैं कामिन।
जो सर्विसिंग कास्ट है वो काबिल्स बोलते हैं, जो कास्ट को सर्व करते हैं वो जजमान्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया कास्ट सिस्टम। उसके बाद एफ जी बेली। एफ जी बेली जिन्होंने ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम दिया। उन्होंने कौंद और ओरिया की स्टडी की, कौंद ओरिया स्टडी की। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम आइडेंटिफाई किया, कौंद और ओरिया की स्टडी की उन्होंने। ठीक है, तो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम का कंसेप्ट दिया कि जिसमें जो है वो ट्राइब जो है वो इग्लिटेरियन नेचर होता है उनका, तो ट्राइब की आपस में डिपेंडेंस होती है, तो कास्ट में इंटर कास्ट डिपेंडेंस होती है। ठीक है, इंटर कास्ट एक कास्ट के दूसरे कास्ट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। इंट्रा ट्राइब डिपेंडेंसी मींस ट्राइब के अंदर की डिपेंडेंसी है। तो कौंद और ओरिया जो है ये एफ जी बेली ने कंसेप्ट दिया कास्ट सिस्टम का। ठीक है, अब जैसे काजेस क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। एलपी विद्यार्थी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया का कंसेप्ट दिया था एलपी विद्यार्थी ने। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी किया, तो वहां पे कुछ सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होती है। सैक्रेड ज्योग्राफी तो क्या होता है, एक हिंदू पिलग्रिमेज प्लेस है। तो ठीक है, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन है ना। तो सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होगी, कोई भी होली सिटी उसमें एक सैक्रेड पार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें सेकुलर पार्ट होता है। तो सैक्रेड पार्ट जो होता है वो जोन्स में डिवाइड किया होता है। तो सैक्रेड का सेंटर होता है, ठीक है, उनके राइट्स वहां पे परफॉर्म किए जाते हैं, सैक्रेड ज्योग्राफी है। है ना, तो सैक्रेड परफॉर्मेंसेस है, सैक्रेड स्पेशलिस्ट है ना। तो सैक्रेड परफॉर्मेंसेस में तो सैक्रेड परफॉर्मेंस है, सैक्रेड स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो गया में ब्राह्मण्स होते हैं, वो क्या मोनोपोली करते हैं ओवर गया श्राद्ध। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एज वेल। उसके बाद आता है नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। अब नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स की बात करें तो
एनालिटिकल फेस आया, पहले था फॉर्मेटिव पीरियड आया, ठीक है, फॉर्मेटिव पीरियड आया, द कंस्ट्रक्शन फेस आया, एनालिटिकल पीरियड आया, फॉर्मेटिव पीरियड था, उसके बाद क्या आया, फॉर्मेटिव पीरियड, देन द कंस्ट्रक्टिव फेज, फॉर्मेटिव पीरियड आया, देन कंस्ट्रक्टिव फेज आया, एनालिटिकल पीरियड में कास्ट स्टडी की, ट्राइबल सोसाइटी स्टडीज की, एवेल्यूशन फेज आया, एवेल्यूशन फेज में क्या चीज हुआ, क्रिटिकली जो जो वैल्यूएशन फेज में वो क्रिटिकली जो है वो वर्क को लुक करने लगे, ठीक है, तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में, और रिलीजन में, डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल स्टडीज में, ट्राइबल डेवलपमेंट स्टडीज में, एथनिक एंटाइटीज में, फोकलोर स्टडीज में, ठीक है, ये सारी स्टडीज हुई। तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, 18th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और 20th सेंचुरी स्कॉलर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन कौन से आए। एक तो आए जॉन हटन। जॉन हटन ने क्या किया, जॉन हटन ने नागास के बारे में स्टडी की। एस सी रॉय आए, एस सी रॉय ने क्या किया, ने जॉन हटन के बाद ये आए ना सीवी हेमनडॉर्फ, सीवी हेमनडॉर्फ ने भी नागास के ऊपर स्टडी की, चंगचूस के ऊपर स्टडी की। उसके बाद वेरियर एल्वन आए, वेरियर एल्वन ने भी इन्होंने कहा कि आइसोलेशनिस्ट अप्रोच इन्होंने को फेवर किया, और जो मध्य प्रदेश की बाइका ट्राइब थी उसको भी स्टडी किया। ओके, उसके बाद इनके बॉस आए एस सी रॉय, ठीक है, एस सी रॉय थे, वो उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी बाय जे जे हटन। एस सी रॉय, एस सी रॉय ने क्या किया, ओरवान की स्टडी की, मुंडा की स्टडी की, करारी की स्टडी की, ओरवान एंड मुंडा की स्टडी की। इनके बॉस ने, ठीक है, एस सी रॉय ने स्टडी की, और एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी की, है ना, एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी की, संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट दिया, ठीक है, और एस सी रॉय ने ओरवान की स्टडी की, मुंडा की स्टडी की। इन्होंने जर्नल जो था ना वो फर्स्ट शुरू किया, मैन इन इंडिया, एस सी रॉय ने, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे।
ओके गाइस, उसके बाद अस्सी रॉय आते हैं। अस्सी रॉय आए, इनके बॉस थे। इनके बॉस ने स्टडी की जुआंग ऑफ उड़ीसा के ऊपर। एनसी बॉस, एनएस, इनके बॉस ने स्टडी की। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन क्या था इनके बॉस का? हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्सॉर्प्शन इन्होंने दिया। अब डीएन मजूमदार है। डीएन मजूमदार की कंट्रीब्यूशन क्या थी? फील्ड वर्क किया इन्होंने। चोर का एक गांव, छोर का एक गांव। ओके। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने काम की। इरावटी, इरावटी कर्वे जो थे ये जीएस गुरे, जीएस गुरे के स्टूडेंट थी इरावटी कर्वे। ओके। उसके बाद एम एन श्रीनिवासन है, इनका पता है। श्याम, एस सी द्यूब, एस सी द्यूबे, एस सी द्यूबे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। एच डी सनकालिया, द्यूब ने क्या किया? रोड, इंडियन विलेज रोड की। लीला द्यूब, लीला दुबे थे, इन्होंने इरावटी कार्वे से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। ओके। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एस सी रॉय एंड वेरियर एल्विन, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी टू द ट्राइबल एथनोग्राफीज? एस सी रॉय आते हैं, वेरियर एल्विन आते हैं, मैक्यूम मेरियट आते हैं। ठीक है। इंडियन विलेजेस की स्टडी की इन्होंने।
इंडियन विलेजेस की स्टडी की। फिर उसके बाद एम एन श्रीनिवासन जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिया, वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट दिया। तो एम एन श्रीनिवासन बेसिकली जीएस घूरे के स्टूडेंट थे। ओके, देन उसके बाद इंडियन विलेज, इंडिया क्या है, एक सोशल सिस्टम, इंडियन विलेज बेसिकली एक सोशल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट का इन्फ्लुएंस है, जेंडर रोल्स आर वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक स्पेस, mark of respectability in women if they are walked with their house downward, patriarchy थी, एससी द्यूब, जर्नल जेंडर रूल्स आर क्लियरली डिफाइंड। एम एन श्रीनिवासन ने रामपुर विलेज की स्टडी की। हम इसमें लीनियर पैटर्न भी डिस्कस करते हैं, बड़े सारे जो सेटलमेंट पैटर्न है विलेजेस के वो स्टडी करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, है ना। तो तो इजी व्यू, कल्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल क्या थे, बाहर के वर्ल्ड के, कंट्री के, और कल्चर एंड प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई की। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा, कल्चरल इम्पैक्ट ये पड़ा, वो एग्रीकल्चर थे, वो आगे कॉन्टैक्ट में नॉन कल्चरल वेज ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। जॉइंट फैमिली परसिस्ट, जिजमानी सिस्टम जो है वो डिक्लाइन होने लगा। इकोनॉमिक लाइफ जो है वो, रिच फॉरेस्ट, उनके ट्राइबल विलेजेस में क्योंकि फॉरेस्ट थे, मिनरल रिसोर्सेज थे, उनकी डिप्लीशन हुई। एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्रोथ ज्यादा सर्विस सेक्टर पे, तो डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बर्डन ज्यादा ज्यादा पड़ा है इसके ऊपर। ट्राइबल सोसाइटी, आप बुक व्यू, फील्ड व्यू ऑफ सोशल रियलिटी, आप देखिए सोशियो माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो क्या है, तो as community notified asset by the central government। ओके, उसके बाद बेसिकली किस चीज का प्रोहिबिशन था इनका, तो नेशनल कमीशन है बेसिकली माइनॉरिटीज एक्ट का 1992, वो डिफाइन करता है माइनॉरिटीज को। नेशनल कमीशन एक्ट 1992। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करते हैं। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंडिया इंडिया में, बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये सारे के सारे माइनॉरिटीज में आते हैं। तो अब इनका सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, देखो इनकी डेमोग्राफी कैसी है, इनका कल्चर डिफरेंट है, अर्बनाइजेशन लेवल, वुमेन का स्टेटस कैसा है डिफरेंट, तो एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वो सारा यदि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो सेवरल रिलीजियस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज फेस करते हैं, लिटरेसी रेट के लेके इशू है, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का इशू है, फिर देन
ओके, उसके बाद मुस्लिम्स की बात करते हैं हम, ठीक है। लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज आती हैं। लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज कौन सी होती हैं? तो लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज जिनकी लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो नहीं है, दूसरी लैंग्वेज है, दैट इज लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। बहुत सारे गुजराती स्पीकिंग पीपल इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में गुजराती स्पीकिंग पीपल हैं वो लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज हैं, है ना। और मराठी स्पीकिंग पीपल इन गुजरात आर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर इश्यूज, इश्यूज क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, पॉलिटिकली इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वायलेंस है, दूसरे के लिए वायलेंस होता है, अदर इश्यूज कम्युनल वोट्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो जो तो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो फेल है टू रिड्यूस द conflict between the majority language speakers and the minority language speaker. Okay. संस्कृताइजेशन क्या है? ये पढ़ा है हमने। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, रिजिड ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन हम पढ़ते हैं। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।